वेलकम टू IAS ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर। कंप्यूटर से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सीजी व्यापम के एग्जाम में ऑलरेडी जो पूछा गया है और पूछा जाएगा, उन सभी प्रश्नों के संग्रह के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। लगभग 200 प्रश्न होंगे, 25-25 प्रश्नों का एक एक क्लास होगा। आपको सारे क्लासेस ज्वाइन करने हैं और इंटायर क्लास 200 क्लासेस 200 जो MCQs हैं, इसको कंप्लीट करते करते आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रश्न हमने नहीं पढ़ा है। लगभग सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएंगे, उसी के इर्द गिर्द आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ये गारंटी है। तो आप लोग कमर कस लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को बहुत इत्मीनान से ध्यान से सुनिए। IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां आप इसके थ्योरी क्लासेस को भी कंप्लीट सीरीज के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा CGPSC की न्यू बैच स्टार्ट हुई है, जो IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन में आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा www.iastutorial.in वेबसाइट में जाकर के आप अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज के माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन पहला ये बोल रहा है कि YouTube के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, आपसे पूछा है ना। यह एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। सर्गी ब्रिन इसके संस्थापकों में से एक हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये जो ऑप्शन दिया है सर्गी ब्रिन इसके संस्थापकों में से एक है, ये गलत है, क्योंकि यूट्यूब के जो संस्थापक थे, यूट्यूब के जो संस्थापक हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? स्टीव चेन। स्टीव चेन के अलावा जावेद करीम और एक नाम है चैड हर्ले। इन प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा YouTube की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए HQ कहाँ पर है, तो HQ है US में, कैलिफोर्निया में। ठीक है, इसकी मातृ कंपनी, मदर कंपनी कौन सी है? तो गूगल है और इसकी स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 में। 14 फरवरी 2005 में यूट्यूब की जो है स्थापना हुई थी। इसकी मदर कंपनी गूगल है, मुख्यालय हेडक्वार्टर US कैलिफोर्निया में, और संस्थापक थे स्टीव चैन, चैड हर्ले, जावेद और करीम। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर होते हैं। घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर क्या होते हैं? हम लोगों ने कंप्यूटर का एक्सप्लेनेशन थ्योरी क्लास में देखा था। वहां हमने देखा कि भाई जनरली 3 प्रकार के कंप्यूटर हम लोगों ने देखे थे। एक तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जनरली घरों में उपयोग होने वाला आधुनिक कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझते हैं? तो ये जो है मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। ये मूल रूप से 0 और 1 की भाषा को समझते हैं। इसको हम मशीन लैंग्वेज या इसे ही हम शॉर्ट में बीट के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए ईमेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ईमेल के विषय में कौन सा कथन गलत है, ये आप लोग बताइए। देखिए, .org एक मान्य डोमेन एक्सटेंशन है क्या? बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मेल सेवा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। BBC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कॉपी है, ये गलत है, क्योंकि BBC का फुल फॉर्म क्या होता है? BBC का
फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये क्या है, बीबीसी का फुल फॉर्म होता है। ईमेल में ये टर्म जनरली यूज होता है। ईमेल एड्रेस में यूजर नेम जो होता है, ईमेल एड्रेस में जनरली, ईमेल एड्रेस में जो यूजर नेम होता है, यूजर नेम ये जनरली कितने कैरेक्टर का होता है, कभी आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा 64 कैरेक्टर्स का होता है जनरली, है ना। और इसमें एक और, ये तो बीसीसी हो गया, एक और आपसे पूछा जा सकता है सीसी का मतलब क्या है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, ठीक है। सीसी का मतलब क्या है, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। और बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर है यहां तक। तो ईमेल में प्रयोक्ता यूजर नेम के संवेदनशील नहीं होते हैं, ये गलत बात, संवेदनशील होता है। यूजर नेम के संवेदनशील नहीं होते हैं, ये सही बात है। तो इसमें गलत क्या है फिर, गलत है केवल बीबीसी का पूर्ण रूप ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ये जो लिखा है ये बात गलत है यहां से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। डिजिटाइजिंग टेबलेट एक आउटपुट डिवाइस होता है। आमतौर पर डेजीविल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अधिक धीमे होते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं, है ना। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस के नाम आप लोगों को पता है, जैसे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा आप लोग कमेंट में और बताइए कि और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, स्पीकर इसी को हम कह सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर या साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर, स्पीच जनरेशन डिवाइस, ये सभी क्या है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या है आपका, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन, स्कैनर, वेबकैम, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस होते हैं। तो डिजिटाइजिंग टेबलेट एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, तो ये सही बात है, डिजिटाइजिंग टेबलेट जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। आमतौर पर डेजीविल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमे होते हैं, तो ये गलत है। 3 पैरामीटर होता है स्पीड के संबंध में, आप लोग देखिएगा। जनरली इसका जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन प्रिंटर का रिजोल्यूशन को हम मूल रूप से डीपीआई से मेजर करते हैं, डॉट पर इंच से। ये रिजोल्यूशन के विषय में हुआ। लेकिन दूसरी बात एक और आ जाती है कि हम इसके स्पीड को कैसे मेजर करें, स्पीड को। तो स्पीड के संदर्भ में 3 प्रकार की यूनिट को आपको ध्यान में रखना है। एक तो सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकेंड, एक होता है कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है, एक कैरेक्टर पर सेकेंड, कैरेक्टर पर मिनट, या एलपीएम बोल देते हैं इसको जनरली हम, एलपीएम, लाइन पर मिनट। और एक होता है पीपीएम, पीपीएम का मतलब है पेज पर मिनट। तो कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट, ये मूल रूप से 3 स्पीड को मेजर करने वाले पैरामीटर हैं प्रिंटर के संदर्भ में। जनरली सीपीएस के संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर का ही नाम आता है। लेकिन जनरली डेजीविल प्रिंटर की स्पीड डॉट मैट्रिक्स के तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, इसको ये बोल दिया है कि आमतौर पर डेजीविल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमा होता है, जबकि डेजीविल प्रिंटर जनरली स्पीड हायर होता है सीपीएस के संदर्भ में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में। तो इस नाम से ऑप्शन 2 यहाँ पर गलत है, तो क्या होगा, केवल एक सही है। ठीक, ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। प्रिंटर वाला सेक्शन आप लोग पढ़िएगा जा करके क्लासेस में, थ्योरी क्लास में, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है डीपीआई क्या होता है, सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम के आधार पर ही हम लोगों ने प्रिंटर को वहां पर डिवाइड किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। विंडोज एनटी है, एक्सपी भी है,
95 भी है, 97 ये इस प्रकार का कोई विंडोज का संस्करण नहीं रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर 95 के बाद 98 आया, फिर 2000 आया, 2000 के बाद फिर हम देखते हैं कि विंडोज 8 आया, फिर 8.1, फिर 2010 आया, विंडो 10 जिसको हम बोलते हैं विंडो 10, और विंडो 10 के बाद हम विंडो 11 अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। अगला देखिए प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक एनिमेशन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है बोला है। लूपिंग, मार्फिंग और रेंडरिंग है, डिजिटाइजेशन नहीं है। लूपिंग का मतलब क्या समझे, किसी भी कोड को जब तक वो सही नहीं हो रहा है तब तक आप उसको घुमाते हो, वो लूपिंग है। मार्फिंग का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट के शेप को दूसरे में कन्वर्ट कर देना, ये क्या कहलाता है, मार्फिंग कहलाता है। उसी प्रकार से अगर हम रेंडरिंग की बात करें तो रेंडरिंग, इसके द्वारा वस्तु को डायनेमिक किया जाता है, भावपूर्ण बनाया जाता है, और इसके कारण ही, रेंडरिंग के कारण ही क्या होता है, हमारी स्क्रीन पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है गतिशील करता हुआ नजर आता है। तो डिजिटाइजेशन नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन यहां से सही है, इनमें से हिस्सा नहीं है में डिजिटाइजेशन होगा। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू रजिस्टर्ड नहीं है, सीपीयू रजिस्टर्ड नहीं है पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सीपीयू का ही भाग है, एक्यूमुलेटर इसी का भाग है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर ये भी इसी का भाग है। डाटा बस नहीं है इसका भाग। ठीक है, डाटा बस, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, डाटा बस, ये इसका पार्ट नहीं है, डाटा प्रोसेस करने में ये जो है इसका भाग नहीं कहलाएगा। क्लियर है। बाकी बहुत सारे जैसे इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर की बात करें, एक्यूमुलेटर और प्रोग्राम काउंटर, ये सभी सीपीयू का ही भाग कहलाता है। ठीक, डाटा बस जो है एक प्रकार से ये एप्लीकेशन मोड में चला जा रहा है, तो सीपीयू एक हार्डवेयर में आता है, तो हार्डवेयर में जैसे एमएआर कहते हैं हम, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमडीआर होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर, और एमबीआर भी होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। तो ये सभी मूल रूप से हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो सीपीयू के पार्ट कहे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम जनरली एक कंट्रोल के साथ इक्वल बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल, तो ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या होता है, ये देखो दो प्रकार का पेज ओरिएंटेशन, इसको हम लोग पेज ओरिएंटेशन कहते हैं, है ना, पेज ओरिएंटेशन। तो पेज किस प्रकार से दिखेगा, एक तो लैंडस्केप मोड होता है, लैंडस्केप मोड, और एक होता है पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट मोड। तो पेज ओरिएंटेशन जनरली दो प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, दो साइज होता है, पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। किसी डॉक्यूमेंट को एक लंबे पेज साइज में टाइप करना, इस प्रकार से अगर आप पेज A4 साइज है सपोज, इसमें इस प्रकार से आप टाइप करते हो, ये पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप में आप चौड़े रूप में इस प्रकार से आप जो है टाइप करते हो, तो A4 साइज है सपोज, ये मान के चलो A4 साइज है ये पेपर, तो A4 साइज को अगर इस प्रकार से टाइप करते हैं तो लैंडस्केप कहलाता है, और पोर्ट्रेट इस प्रकार से लंबे तरीके से, है ना। तो ये उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लेके चलूँ, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अगर इस तरह से है पूरा, इस तरह से हम लिख रहे हैं, निकाल रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो ये क्या है, पोर्ट्रेट है। लेकिन ऐसे अगर प्रिंट करूं मैं इसको, तो ये क्या कहलाएगा, फिर लैंडस्केप कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए, तो एक प्रकार से इसको हम पेज ओरिएंटेशन कहते हैं, है ना, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जब भी पूछा जाएगा पेज ओरिएंटेशन है। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है। वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं क्या, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को निश्चित रूप से क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, पहला ऑप्शन सही है। वर्म्स आत्म प्रतिकृति सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, लेकिन
वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखो ये बात तो सही है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग शब्द है, 1973 की बात है। वर्म्स के संदर्भ में कुछ बातें आपको बता दूं, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित है। तो वर्म्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1973 में जॉन ब्रूनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन ब्रूनर के द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पहले ये कंप्यूटर को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन अब की स्थिति में हम देखें तो वर्म्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग, स्वयं को ये जो है रेप्लिकेट करने वाले, मतलब आत्म प्रतिकृति, स्वयं को बहुत रूपों में बनाने वाले, मतलब स्वयं का प्रतिरूप बनाने वाले। एक फाइल है तो एक फाइल के 1000 फाइल वैसी फाइल बन जाएंगे, है ना। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहलाते हैं। तो ये आपका निश्चित रूप से कंप्यूटर को कैसे नुकसान पहुंचाएगा? हैकर्स तक पहुंचने में मदद करता है। दूसरा, आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। अगर एक ही फाइल के बहुत सारे फाइल ऑटोमेटिक बनने लग जाएंगे तो आपका जो मेमोरी है वो फुल हो जाएगा, और इस कारण से आपकी जो कंप्यूटर की स्थिति है, मेमोरी की स्थिति है, उसको भी ये क्या करेगा? प्रभावित करेगा। बहुत सारे कंप्यूटर वर्म्स है, जैसे एसक्यूएल वर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्म्स रहा है, एसक्यूएल वर्म्स करके है, और एक मॉरिस वर्म, ये भी एक इसका उदाहरण है। इसके अलावा एक स्टॉर्म वर्म आया था, स्टॉर्म वर्म करके आया था, है ना। तो ये सभी कुछ वर्म्स हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रकृति के होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें नहीं पहुंचाते हैं बोला इस नाम से दूसरा गलत है और पहला सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक गुण है? कंप्यूटर का क्या एक गुण है, इसमें आप लोग को बताना है। तो इमोशंस, कंप्यूटर में इमोशंस होती हैं क्या? कंप्यूटर में बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होता है। कंप्यूटर में फीलिंग्स होता है क्या? बिल्कुल भी उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होता। कंप्यूटर में डिलीजेंस होता है, तत्परता से वो काम करता है, ये सही है। डलनेस, कंप्यूटर में किसी प्रकार का डलनेस नहीं, 24/7 इसको हम लोग यूज करते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं या गुणों की बात करें तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत तीव्र होती है, 10⁻⁻⁹ नैनो सेकंड तक में काम कर सकता है। कंप्यूटर में एक और गुण होता है एक्यूरेसी का, जिसको हम शुद्धता कहते हैं। इसी से एक क्वेश्चन बनता है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो कि एक्यूरेसी से संबंधित है। एक और इसकी गुण है जिसको हम स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। स्टोरेज के अलावा हम ऑटोमेशन यानी कंप्यूटर की स्वचालन क्षमता और कंप्यूटर की वर्साटिलिटी, है ना, वर्साटिलिटी, कंप्यूटर की विविध क्षेत्रों में उपयोगिता, वर्साटिलिटी, ये सभी कंप्यूटर के क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंप्यूटर के गुण कहे जाते हैं। इसी में डिलीजेंस, तत्परता भी कंप्यूटर का एक गुण है। लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं? मैंने आपको प्रिंटर के विषय में दो बातें बताई थी। एक तो प्रिंटर के रिजोल्यूशन के विषय में बताया, प्रिंटर के रिजोल्यूशन को हम DPI, डॉट पर इंच से उसके रिजोल्यूशन को, क्लैरिटी को समझते हैं। दूसरा हमने स्पीड के संबंध में पढ़ा। तो स्पीड के संबंध में मैंने आपको बताया 3 प्रकार का यूनिट आपको ध्यान में रखना है। तो कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट। तो CPS के संदर्भ में 2 प्रकार के प्रिंटर आते हैं, एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। वहीं अगर हम बात करते हैं चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर की, तो चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर लाइन पर मिनट से संबंधित प्रिंटर हैं। लेकिन जहां पर हम इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं, इंकजेट प्रिंटर कह लीजिए, लेजर प्रिंटर कह लीजिए, ठीक है, या फोटोकॉपी मशीन कह लीजिए, ये सभी PPM पर आधारित जो है प्रिंटर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर लेजर प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर हैं? कैरेक्टर प्रिंटर है क्या? नहीं है। कैरेक्टर प्रिंटर CPS से संबंधित तो नहीं है। वर्ड से संबंधित है क्या? ये भी नहीं है। और लाइन प्रिंटर लाइन पर मिनट से संबंधित है क्या? नहीं है। ये क्या है? PPM से संबंधित है, यानी पेज पर मिनट से संबंधित है। इसी नाम से ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जब तक आप थ्योरी को बहुत अच्छे से नहीं समझ लिए हैं तब तक आपसे क्वेश्चन
थोड़े से डाउटफुल रहेंगे। इसी नाम से मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो थ्योरी क्लासेस होती है उसे भी ध्यान से सुना करिए, नोट जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? यहां पर गलत क्या है पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों को .cvs के रूप में सेव किया जाता है। .cvs के रूप में सेव किया जाता है। ठीक है, और क्या बोला है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रैप टेक्स्ट सेटिंग स्वचालित रूप से अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को अपने अगली पंक्ति में ले जाती है। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस प्रकार का कोई भी फाइल प्रतिरूप नहीं होता, फॉर्मेट नहीं होता। .xls और 2013 के वर्जन के बाद हम लोग देखते हैं .xlsx। ये जो है फाइल को इसी नाम से सेव किया जाता है, ओरिएंटेशन फाइल को इसी नाम से सेव किया जाता है। कोई भी एक्सेल फाइल में अगर वो डॉक्यूमेंट का रहेगा तो .doc रहेगा और .docx रहेगा। पीपीटी बना रहे हैं तो .ppt होगा, है ना, और .pptx होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में .cvs के नाम से नहीं सेव किया जाता। पहला ऑप्शन तो गलत हुआ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो रैप टेक्स्ट सेटिंग है स्वचालित रूप से अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को आसानी से पंक्ति में ले जाती है। क्या अगली पंक्ति में? अगली पंक्ति में नहीं, उसी में लिखाते रहता है। अगली पंक्ति में अपने आप नहीं जाता, या तो टैब बटन आप क्लिक करोगे तब जाएगा, या फिर दूसरे सेल में जाकर के आपको क्लिक करना पड़ता है, तब जाकर के वो दूसरे सेल में वो जाएगा, अपने आप नहीं चला जाता। इस नाम से दूसरा ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पर ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं? ट्रांजिस्टर जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं? अब भाई, ट्रांजिस्टर को किस पीढ़ी कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे, तो इसको हम लोग को अगर समझना है तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 5 प्रकार के जनरेशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। उसके बाद हम जब सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर में आए तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने किसका उपयोग करना प्रारंभ किया? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रारंभ कर दिए, ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रारंभ कर दिए। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हमने माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया, जिसको हमने VLSI का नाम दिया, इसे ही हमने माइक्रो प्रोसेसर भी कहा। और आपके मिनी कंप्यूटर यहीं से बनने चालू हो गए, है ना। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आज जिससे मोबाइल का चिप बनता है, छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं, ULSI का नाम देते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी सभी क्या हैं? माइक्रो प्रोसेसर ही हैं। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर सर्वाधिक रूप से चलते हैं। आज आपका जो डिजिटल घड़ी भी है वो भी फिफ्थ जनरेशन, आजकल डिजिटल वॉच जो आया है वो भी फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर में छोटे चिप लगे होते हैं, वहां पर भी, है ना, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का हम लोग उपयोग किए। तो यहाँ पर अब ट्रांजिस्टर पूछा जाएगा तो आसानी से आप बता दोगे ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है। ध्यान रखिएगा, सही है और गलत है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। डीवीडी डेटा कंप्रेशन का एक तकनीक का उपयोग करता है। डेटा कंप्रेशन का उपयोग कहाँ करता है? देखो, डीवीडी रोम होता है एक, है ना, डीवीडी। डीवीडी का मतलब क्या समझते हो? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी एक रोम है, जनरली इसका कैपेसिटी होता है 4.7 गीगाबाइट का। हालांकि ये कॉम्पैक्ट डिस्क है मूल रूप से, सीडी के बाद जो है डीवीडी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है, इसका 4.7 गीगाबाइट से लेकर के 18 जीबी तक 17.8 गीगाबाइट तक डबल लेयर डबल साइडेड एक डीवीडी आता है। तो उसके पीछे हमको नहीं जाना। डीवीडी का जनरली जो कैपेसिटी होता है, आइडियल कैपेसिटी, वो 4.7 गीगाबाइट का।
इसमें एक और डीवीडी आता है जिसको हम DVD-R कहते हैं। इसमें तो डीवीडी रोम में केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें सूचनाओं को मिटाया नहीं जा सकता। एक नेरो बर्न सॉफ्टवेयर करके होता है, नेरो बर्न सॉफ्टवेयर है ना, नेरो बर्न सॉफ्टवेयर। तो नेरो बर्न सॉफ्टवेयर के द्वारा इस DVD-R में एक बार डेटा को मिटाया जाएगा, उसके बाद नया डेटा डाला जा सकता है। इसके अलावा एक होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क RW में रीराइटेबल बोलते हैं इसको, ये राइटेबल है, रीराइटेबल मतलब पुनः मिटाया जा सकता है, पुनः नया सूचना स्टोर किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के DVD होते हैं। एक DVD रोम है केवल, जिसमें केवल सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है। DVD-R में राइटेबल में एक बार सूचना को मिटा के नया सूचना डाला जा सकता है। DVD-RW रीराइटेबल में बार बार सूचनाओं को मिटा के नई सूचनाएं डाली जा सकती है। DVD का जनरली आइडियल कैपेसिटी 4.7 गीगाबाइट का होता है। ये डेटा को कंप्रेस करने का कोई तकनीक इसके पास नहीं है, इस नाम से पहला कथन गलत है। DVD-R कई बार रीड किया जा सकता है, लेकिन केवल 3 बार ही राइट किया जा सकता है, ये गलत बात है। मैंने आपको बताया केवल एक बार ये राइट कर सकता है, दोबारा राइट नहीं कर सकता। लेकिन DVD-RW की बात करें तो ये बार बार सूचनाओं को डिलीट करके नई सूचनाओं को नेरो बर्न सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है राइट कर सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान का उपयोग प्रारंभिक कंप्यूटरों में इनपुट माध्यम के रूप में उपयोग किया गया था। अब देखिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पंच कार्ड का प्रयोग मूल रूप से इनपुट के रूप में पहले किया जाता रहा है। किसका उपयोग? पंच कार्ड का उपयोग, है ना। अब देखिए 20वीं शताब्दी में डेटा संग्रहण हेतु, डेटा कलेक्शन के लिए 20th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में डेटा कलेक्शन के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में इसका उपयोग मुख्यतः हम लोग देखते हैं गेट पास के लिए और वोटिंग मशीन में। गेट पास और वोटिंग मशीन में आज भी पंच कार्ड का उपयोग होता है। इसके अन्य नाम होलेरिथ कार्ड और IBM कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम अन्य होलेरिथ कार्ड के रूप में भी जानते हैं, होलेरिथ कार्ड के रूप में, IBM कार्ड के रूप में जानते हैं। इसका वर्तमान उपयोग कहां पर हो रहा है? वर्तमान उपयोग इसका गेट पास में होता है और इसके अलावा वोटिंग मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है वर्तमान में। लेकिन पहले 20th सेंचुरी में इसका उपयोग डेटा कलेक्शन के लिए किया जाता था। पंच कार्ड इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि पंच कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है। पंच कार्ड एक प्रकार का क्या है? रीडर इनपुट डिवाइस है, रीडर इनपुट डिवाइस है। बात समझ में आया? इसको आप इनपुट डिवाइस नहीं कह सकते, लेकिन ये इनपुट डिवाइस का ही भाग है। कैसा? रीडर इनपुट डिवाइस है। पंच कार्ड एक प्रकार का क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, आप कह सकते हो। पंच कार्ड एक प्रकार का क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो ये 4-5 बातें आपको ध्यान में आ गया। 20वीं शताब्दी में कंप्यूटरों में इनपुट के माध्यम के रूप में या रीडर इनपुट डिवाइस के रूप में हम पंच कार्ड का उपयोग करते थे। एक प्रकार का ये रीडर इनपुट स्टोरेज डिवाइस है। 20th सेंचुरी में इसका डेटा कलेक्शन के रूप में उपयोग किया जाता था। इसका अन्य नाम होलेरिथ कार्ड या IBM कार्ड है। इसका वर्तमान में उपयोग गेट पास और वोटिंग मशीन में किया जा रहा है। पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? पर्सनल कंप्यूटर, तो भाई पर्सनल कंप्यूटर हम लोगों ने अभी पढ़ा, फर्स्ट जनरेशन पढ़ा, फिर हमने सेकंड जनरेशन पढ़ा, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हमने पढ़ा, फिर सेकेंड में ट्रांजिस्टर को पढ़ा, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में फिर हमने माइक्रो प्रोसेसर को देखा VLSI के रूप में, और फिफ्थ जनरेशन में भी हम माइक्रो प्रोसेसर को ULSI के रूप में देख रहे हैं। तो जनरली ये फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है पर्सनल कंप्यूटर के रूप में आते हैं। तो जनरली जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इनको हम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में ध्यान रखते हैं। प्रथम PC 1974 में विकसित हुआ था। जो प्रथम पर्सनल कंप्यूटर है, प्रथम
तो प्रथम पर्सनल कंप्यूटर कब आया था? 1974 में प्रथम पर्सनल कंप्यूटर आया था, और 1977 में ये जा करके 1977 में एक सफल रूप से ये जो है कंप्यूटर बना। 1977 में इसको विकसित करने का जो श्रेय है स्टीव बोजनाइक को जाता है। स्टीव बोजनाइक सर्वप्रथम इन्होंने ही 1977 में इसको बनाया था। इसके भाग में कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू ये सभी होते हैं। जनरली 5 भाग होते हैं कंप्यूटर के। तो स्टीव बोजनोइक ने 1977 में सर्वप्रथम माइक्रो कंप्यूटर बनाया था, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महंगी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी, रजिस्टर, रैम या सेकेंडरी मेमोरी? अब देखिए, जनरली हम 2 प्रकार के मेमोरी को पढ़ते हैं। मेमोरी में 2 प्रकार का मेमोरी, आप तो एक प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे और एक सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आप जो है एक तो पढ़ेंगे वोलाटाइल मेमोरी, और एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी जो होते हैं ना, ये वोलाटाइल प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्राथमिक मेमोरी में जैसे रैम की अगर हम बात करें, रैम खास करके, तो रैम एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी होता है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में फिर रोम का नाम आ जाता है। अन्य जो कैसे मेमोरी वगैरह हैं, है ना, कैसे मेमोरी वगैरह हैं, ये सभी जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो जो मेन मेमोरी है कंप्यूटर में, है ना, तो मेन मेमोरी जो है सर्वाधिक महंगी होती है। जनरली यहाँ पर ये प्रश्न को थोड़ा और अच्छे से पूछना चाहिए था। मेन मेमोरी वास्तव में क्या होता है? मेन मेमोरी किसको कहते हैं? वास्तव में रैम को ही तो मेन मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पर अब जनरली कुछ इसको प्रश्न पूछा नहीं गया है ठीक से। तो मेन मेमोरी अगर लिखा है और रैम भी लिखा है, तब की कंडीशन में मेन मेमोरी लेना है। अगर ये दिया रहता, मेन मेमोरी नहीं लिखा रहता, तब की कंडीशन में आप रैम को लेते। और अगर रैम भी नहीं दिया रहता और मेन मेमोरी भी नहीं दिया रहता, तब की कंडीशन में आप रजिस्टर को लेते। सेकेंडरी मेमोरी को नहीं लेना है ऑप्शन में। ठीक, फिलहाल यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? मेन मेमोरी होगा। इंकजेट प्रिंटर कैसा प्रिंटर है भाई? इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार से कैसा प्रिंटर है? तो इंकजेट प्रिंटर को हम किस प्रकार का प्रिंटर कह सकते हैं, जरा बताइए। तो इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। पहली बात तो 2 प्रकार के प्रिंटर हमने पढ़ा, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम के आधार पर। तो ये लाइन के आधार पर तो है नहीं, वर्ड के आधार पर नहीं है, लेजर प्रिंटर भी नहीं है। एक प्रकार का ये कैरेक्टर पर बेस्ड पीपीएम प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर। पेज पर मिनट इसका यूनिट है, लेकिन ये कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को ये प्रिंट करता है। ठीक, तो ये मूल रूप से स्याही पर काम करता है। इसके 4 स्याही होते हैं, सियान, येलो, मेजेंटा और ब्लैक ठीक है। ब्लैक CMY के कहते हैं इसको। शॉर्टकट में आप ऐसा लिख सकते हो, CMYK, सियान, येलो, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। जनरली जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर में इन्हीं चारों कलर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पूछा है यहाँ पर, है ना। तो रेड हैट तो है, और फेडोरा भी है, स्यूशे भी है। ये लाइव एक्स नामक कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमको नजर नहीं आता। उबंटू, सेंटोस, मैंड्रिवा, गेटू, स्केलवेयर, डेबियन, नैपिक्स, नॉपिक्स, ये सभी मूल रूप से हैं, लेकिन ये लाइव एक्स नहीं है। ठीक,
पेज के केंद्र में कंटेंट को संरेखित करने के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट की क्या होता है? पेज को संरेखित करने के लिए कौन सा यूज करते हैं आप? तो इसके लिए हम जनरली कंट्रोल ई को प्रेस करते हैं। पेज को मतलब कि अलाइनमेंट है एक प्रकार से, ये अलाइनमेंट है। तो पेज को सेंट्रल में अलाइनमेंट जमाने के लिए हम कंट्रोल ई का उपयोग करते हैं। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना, और कंट्रोल एम पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए होता है, और कंट्रोल जे का उपयोग पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए होता है। ठीक, कंट्रोल ई जो है संरेखित करने के लिए केंद्र में, अलाइनमेंट के लिए। कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ली है, कौन से जनरेशन ने? तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया, सेमीकंडक्टर का। तो यही ऑप्शन सही होगा इसमें, और अभी भी हम लोग सेमीकंडक्टर का ही उपयोग कर रहे हैं ना। तो सेमीकंडक्टर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ने सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय, देखो मैग्नेटिक कोर की जगह ले ली, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये ऑप्शन सही होगा। तो ये पंच कार्ड, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर और सेमीकंडक्टर ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल एच प्रेस करने पर क्या आता है? कंट्रोल एच प्रेस करने पर क्या होगा? तो कंट्रोल एच प्रेस करते हैं एमएस वर्ड में ना, तो फाइंड एंड रिप्लेस, 3 आप लोगों ने देखा होगा, यही कंट्रोल एच प्रेस किया था साइलेंसर ने, है ना। तो फाइंड एंड रिप्लेस हो गया था फिर उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। IPv6 जो है मूल रूप से ये क्या है, इसका एड्रेस साइज क्या होता है? तो आप लोग ध्यान में एक बात रखेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल में 2 प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो IPv4 और IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये जनरली 32 बिट का होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये जनरली 128 बिट का होता है। ठीक, याद रहेगा। जनरली आजकल जो 4G और 5G टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वहां पर हम IPv6 वर्जन का उपयोग कर रहे हैं, और जनरली हम लोग 2G उपयोग करते थे, 3G उपयोग करते थे, वहां पर हम लोग मुख्य रूप से IPv4 का उपयोग करते थे। जैसे इसका एक वैलिड मैं बताऊं तो एक 192.168.1.1 ये क्या है, इसका एक वैलिड IP एड्रेस है। और IPv6 का थोड़ा लंबा चौड़ा, उसमें कैरेक्टर भी होता है कुछ, है ना, क्योंकि 128 बिट होता है। तो मैंने इसको IP वाला जो क्लास था उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया है, उसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। 128 बिट ये सही होगा IPv6 के लिए, और IPv4 पूछता तो आप बता देते 32 बिट। क्लियर है। एनिमेशन में मार्फिंग की प्रक्रिया है, एनिमेशन में मार्फिंग की प्रक्रिया क्या कहलाता है मूल रूप से? तो एनिमेशन में जो मार्फिंग की प्रक्रिया है वो डाटा फाइल से चित्र बनाने की प्रक्रिया है। डेटा फाइल से चित्र को बनाने की प्रक्रिया को हम मार्फिंग की तकनीक कहते हैं। जनरली मार्फिंग चित्रों को संपादित करने का एक तकनीक होता है। इसमें एक ही चित्र को कई तरीके से या दो से अधिक चित्रों को एक साथ मिलाकर उसको बेहतर तरीके से ग्राफिक डिजाइन दिया जाता है। आरंभ में मार्फिंग जो है 2 चित्रों को क्रॉस फंड के रूप में होती थी, जिसमें कैमरा एक चेहरे या वस्तु पर जाकर रुक जाता था। बाद में चेहरे और वस्तु को पूरी तरह से धुंधला किया जाने लगा,
जैसे जैसे हम डिजिटल कैमरा की ओर आगे बढ़ते गए, मार्फिंग और भी बेहतर होने लग गया। आप लोग देखे होंगे डाटा फाइल में चित्र बनाना, एक प्रकार से आप देखे हो कि कोई भी पिक्चर लेते हो तो पीछे एकदम पूरा ब्लर हो जाता है, आपका चेहरा कोई फोकस किया जाता है। ये सब मार्फिंग की प्रक्रिया और एनिमेशन के कारण ही होता है। आजकल के जो उन्नत मोबाइल फोन है और डिजिटल कैमरा है, वहां पर इस प्रकार का जो मार्फिंग की प्रक्रिया है, इसके द्वारा उन्नत पिक्चर क्वालिटी के माध्यम से इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसी तरह से हम अन्य क्लासेस के साथ आपसे जुड़ेंगे, और ये जो कंप्यूटर की क्लास है 200 क्वेश्चन, आज 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, बाकी के जो प्रश्न हैं वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में उपलब्ध हो जाएंगे। इसी तरह से आप जुड़ते रहें और सारे क्लासेस आप लोग ध्यान से सुने समझें। IAS ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और इसको अधिक से अधिक आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अधिक व्यू आएगा तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है। हम आपके लिए और भी वीडियोस इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी तरह से क्लासेस हम आपका लाते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहें, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।